आदिवासी बहू की दिवाली। माँ जी, दिवाली के लिए सजावट कौन से फूलों से करवानी है? अरे बहू, गुलाब के फूल और गेंदे के फूल लगवा दे, खुशबू से पूरा घर महकता रहेगा। मैं भी ना माँ जी यही सोच रही थी कि यही ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मैं डेकोरेशन वाले को बुला देती हूँ, वो कल ही फूल लेकर आ जाएगा और डेकोरेशन शुरू कर देगा। दिवाली पर फूलों से महकता हुआ घर कितना सुंदर लगता है ना माँ जी। माँ जी, फूल क्यों, सजावट में हम नारियल, आम और अशोक के पेड़ के पत्तों से मालाएं बनाकर घर सजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, नारियल के पत्ते क्यों, घास से घर सजाओ ना, ताकि पूरी जंगली वाली फीलिंग आए। ये आदिवासी दिवाली पर पूरे घर को जंगल बनाकर छोड़ेगी, फिर सब इसके साथ यहाँ मिलकर झिंगा लाला हुई हुई करना। बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये फिजूल की बातें मत किया कर। चंद्रिका आदिवासी गरीब घर से है तो क्या हुआ, अब वो इस घर की बहू है और उसे भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। अनामिका गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सुमित्रा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा साहिल और छोटा बेटा राजीव। बड़े बेटे साहिल की शादी अनामिका नाम की एक अमीर घर की लड़की से हुई थी। वहीं राजीव को हमेशा से ही एडवेंचर और जंगलों में घूमने का शौक था, जिस वजह से उसने अपने लिए एक आदिवासी समूह की लड़की चंद्रिका को चुना था और उससे शादी करके वो घर आ गया था। अनामिका को चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे वो हमेशा आदिवासी गरीब बोलकर शर्मिंदा किया करती थी। माँ जी चाहे ना जितना भी कर ले, लेकिन वो आदिवासी बहू मुझसे मुकाबला कभी नहीं कर सकती, इसको तो मैं बताती हूँ। तभी अनामिका अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप ना वैसे बिल्कुल ठीक कह रही थी, चंद्रिका इस घर की बहू है तो उसे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो आप ना माँ जी ऐसा करो, इस बार दिवाली की पूरी जिम्मेदारी ना चंद्रिका को दे दो। उसे जैसे सही लगता है वो वैसे घर को सजाए और खाने में भी ना जो उसको अच्छा लगता है वो बनाए। इस बार ना मैं बस दिवाली एंजॉय करना चाहती हूँ, आखिर हम भी तो देखें चंद्रिका अपना काम कितने अच्छे से करती है। लेकिन दीदी मैं अकेले कैसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चंद्रिका सब कर सकती है। क्यों चंद्रिका, तुम सब संभाल लोगी ना। तुम दोनों ऐसा करो, आज बाजार से अपने लिए जो भी सामान लाना है ले आओ, फिर कल से तैयारियां होंगी तो टाइम वेस्ट ना हो। तो यही समय है कि तुम जाके सारी शॉपिंग करके आ जाओ। उसके बाद दोनों जेठानी और देवरानी बाजार जाती हैं और खूब शॉपिंग करती हैं। अनामिका को देखकर तो लग रहा था मानो आज ही वो पूरा बाजार खरीदने वाली हो। चंद्रिका सुनो, तुम ये सामान के थैले लेकर ना घर चलो, मैं तब तक मेहंदी लगवा लेती हूँ। और वैसे भी तुम तो मुट्ठी छाप हो, तुम तो एक दिन पहले ही लगा लेना। चंद्रिका सामान के थैले लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ चंद्रिका बहू, अनामिका बहू कहाँ रह गई? माँ जी, वो दीदी गली के बाहर मेहंदी वाले के पास बैठी हैं, उन्हें मेहंदी लगवानी थी तो वो मेहंदी लगवा कर आएंगी। तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, तू ऐसे क्यों आ गई? माँ जी, दिवाली तो परसों है ना, तो मैं कल खुद से ही लगा लूंगी। ये देखो मैं आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ, आप ना दिवाली पर यही पहन लेना। बहू इधर आ, मेरी तरफ देख, मुझे पता है तेरी आंखों में आंसू हैं और मुझे तेरे आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। तू कब तक ऐसे अपना मन मारती रहेगी? तभी वहाँ अनामिका आ जाती है। माँ जी, ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है मैंने, दोनों हाथों पर और कलाई के ऊपर तक लगाने के ना 800 रुपए मांग रहा था, मैंने तो 500 रुपए ही पकड़ाए। तुमने चंद्रिका को मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? माँ जी, ये तो वैसे भी मुट्ठी छाप लेती है ना, अभी करवा चौथ का व्रत गया था और तब चंद्रिका ने मुट्ठी ही तो छापी थी। और वैसे भी इसको पार्लर वार्लर के बारे में क्या ही पता होगा, क्योंकि जंगलों में इन्होंने कभी पार्लर थोड़ी ना देखा होगा। बहू, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। चंद्रिका बहू तुम्हारी कितनी इज्जत करती है और तो मैं कौन सा इसका अनादर कर रही हूँ माँ जी, अब ये आदिवासी है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह चंद्रिका पेड़ों से पत्ते तोड़कर लाती है और उनकी माला बनाने लगती है। बहू, जो भी करना है ध्यान से करना, साहिल और राजीव के ऑफिस के लोग भी दिवाली पार्टी में आते हैं तो कहीं उनको बुरा ना लगे। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी।
और देखना सब लोग खुश हो जाएंगे। चंद्रिका घर को बहुत अच्छे से सजाती है और घर पर ही नारियल से कुछ मिठाइयाँ भी बनाती है। कल तो सबकी नाक कटने वाली है। ये आदिवासी पता नहीं क्या क्या बनाकर सबके सामने रख देगी। वैसे अच्छा ही होगा, तभी तो माँ जी को समझ में आएगा ना कि मुझसे अच्छी बहू इनको कहीं नहीं मिल सकती। दिवाली की शाम को सब लोग तैयार हो जाते हैं। अनामिका किसी को बार बार फोन कर रही थी और गुस्से में वो अकेले ही बड़बड़ा रही थी। अरे क्या हुआ अनामिका बहू, किसको फोन कर रही हो? वो माँ जी, मैंने ना एक पार्लर वाली को बुक किया था तैयार होने के लिए, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ चंद्रिका आती है। दीदी, आप कहो तो मैं आपकी मदद कर दूं। तुम अपने काम से काम रखो, और वैसे भी तुमने कभी मेकअप देखा भी है? जाओ अपना काम करो जाकर। बहू, चंद्रिका तो तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रही थी। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो साफ कर देना। वैसे भी सबके आने का समय हो गया है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अनामिका चंद्रिका से अपना मेकअप करवाती है और चंद्रिका अनामिका को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है। अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनामिका चंद्रिका को गले से लगाती है। थैंक यू चंद्रिका, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तभी वहाँ साहिल आता है। अरे वाह अनामिका, चंद्रिका ने तो तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार किया है। तभी गायत्री की आवाज आती है कि मेहमान आ गए हैं। अनामिका और चंद्रिका बाहर आते हैं। तभी चंद्रिका फूलों से बने खुशबूदार रस छिड़क कर उन सबका स्वागत करती है। राजीव, ये इत्र तो कमाल है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ सच्ची, ये मेरी वाइफ ने फूलों के रस से खुद बनाया है। साहिल के ऑफिस से भी कुछ लोग आए थे, वो भी सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। मानना पड़ेगा, आपने घर को बहुत अच्छे और यूनिक तरीके से सजाया है। ये सब अनामिका सुन रही थी। तभी चंद्रिका खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और सबको देती है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। चंद्रिका बताती है कि वो स्नैक्स उसने कच्चे केले से बनाए हैं। उसके बाद चंद्रिका सबके लिए खाना लगाती है और साथ में नारियल की मिठाई भी रखती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और सबको खाना और मिठाई बहुत पसंद आती है। शाम को जब सब लोग अपने घर लौट रहे थे तो वो लोग चंद्रिका की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। राजीव, तुम तो किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी वाइफ मिली है। थैंक्स सर, पर किस्मत वाला तो मैं हूँ। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रिका बेटा, तुमने तो सब अच्छे से संभाल लिया। शाबाश मेरी बच्ची। हाँ चंद्रिका, तुमने तो सच में सबका दिल जीत लिया। मुझे तो लगा था तुम्हारी वजह से ना हमारे परिवार की नाक कट जाएगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें छोटा और कम समझा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और पूरा परिवार मिलकर दिवाली मनाता है। सीबा, हमारी बेटियों के लिए रिश्ता आया है और अच्छी बात तो ये है कि दोनों रिश्ते एक ही शहर से हैं। दोनों शादी के बाद भी पास ही रहेंगी। तभी पायल और रिया भी वहाँ आती हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़का क्या करता है? राजीव की अपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो उसने 5 साल पहले शुरू की थी। वो बहुत ही मेहनती लड़का है, लेकिन उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अरे वाह, फिर तो अपना ही राज होगा। पापा, आप ना मेरी शादी यहीं कर दो। वैसे भी सास की बातें मुझसे नहीं सुनी जाती। और दूसरा लड़का क्या करता है जी? उसके परिवार में कौन कौन है? सुमित एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसके परिवार में उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन है। हाँ हाँ ठीक है पापा, पायल के लिए ना यही ठीक है। अपने सास ससुर की सेवा अच्छे से करेगी। कुछ दिनों के बाद किशोर अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है और दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। रिया के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, हर काम के लिए नौकर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पायल के ससुराल में उसका पति सुमित काम करता था। बहन की पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ, इन सब में ही उसकी सारी सैलरी चली जाती थी। शादी के 10 महीने के बाद
पायल भगवान के सामने बैठकर माता रानी की पूजा कर रही थी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। मेरे पति को ठीक कर दो, इनके पैरों को ठीक करके इनको इनके पैरों पर खड़ा कर दो भगवान जी। पायल का पति सुमित जिस कंपनी में काम करता था, एक दिन वहां आग लगने की वजह से भगदड़ में सुमित के पैरों पर एक बड़ी सी मशीन गिर जाती है, जिससे सुमित अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। अब उसे काम पर गए हुए 3 महीने हो गए थे। अब पायल के परिवार में गरीबी छा गई थी और पूरे परिवार को खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था और घर में पैसों की भी कमी थी। बहू, घर में राशन का कुछ सामान आना है। माँ जी, वो मैं सोच रही थी कि जो राशन है उसी में काम चला लेते हैं, बाकी राशन हम कुछ दिनों के बाद ले आएंगे। पायल की सास सब समझ गई थी कि पायल के पास अभी पैसे नहीं हैं। माफ करना बेटी, हम तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। माँ, आप ऐसे मत सोचो, अच्छा बुरा समय तो सब पर आता रहता है, देखना भगवान जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा माँ जी, मेरी बहन का ससुराल ना पास में ही है, वो बहुत अमीर है, क्यों ना मैं उससे कुछ मदद मांग लूं? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पायल रिया के घर जाती है। घर के बाहर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और उसका घर किसी महल से कम नहीं था। पायल अंदर जाती है और रिया से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। यार देख पायल, मैं ना तुझे पैसे नहीं दे सकती, राजीव जी बुरा मान गए तो। अच्छा सुन, जब तक सुमित जी ठीक नहीं हो जाते तू क्यों ना यहीं काम कर ले। मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं कह रही हूँ तू मेरे घर में काम कर ले, जैसे कि खाना बनाना, बस किचन का ही काम होगा। मैं तुझे महीने के 20,000 रुपए दे दूंगी। इस समय पायल के लिए 20,000 की भी बहुत बड़ी कीमत थी। हाँ ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। पायल घर जाती है और अपने घर वालों को अपने काम के बारे में बताती है। मुझे माफ कर दो पायल, मेरी वजह से तुम्हें अपनी बहन के ससुराल में जाकर काम करना पड़ेगा। बहन के पास ही तो जा रही हूँ जी, किसी दूसरे के यहाँ तो नहीं। आप चिंता मत करो, भगवान आपको जल्द से ठीक कर देंगे, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन पायल काम पर जाती है। पायल अपनी बहन के ससुराल में सारे काम करती है, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, सब कुछ। और वो रिया खुद सामने बैठकर आराम कर रही थी। ये सब देखकर पायल को बहुत बुरा लगता था, लेकिन अपनी किस्मत समझकर इसे उसने अपना लिया था और ऐसे ही समय बीत रहा था और करवा चौथ का दिन आने वाला था। दीदी, कल करवा चौथ आने वाला है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? आप मेरी सैलरी से काट लेना। पागल हो क्या तुम? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, अभी तो तुम्हारे पूरे 20 दिन पड़े हैं। तुम ऐसा करना, कल काम पर मत आना, मुझे कल शॉपिंग और पार्लर जाना है, तो मैं बाहर ही खाना खा लूंगी। और हाँ, राजीव जी भी ना कल सुबह किसी मीटिंग के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। रिया 2,000 रुपए पायल को देती है। अच्छा ये रख ले, व्रत के लिए सामान लेकर चले जाना। पायल पैसे लेकर घर आती है और उन पैसों से अपने लिए व्रत का सामान लाती है और माता रानी के लिए पूजा का सामान लेती है। दूसरी तरफ रिया अपने लिए महंगी साड़ी और सोने के जेवर लेती है। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। पायल सुबह उठकर अपनी सास को सरगी देती है और अपना व्रत शुरू करती है। दूसरी तरफ रिया अकेले ही व्रत शुरू करती है, क्योंकि राजीव शहर से लौटा नहीं था। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है। पायल माता रानी की पूजा करती है और अपने पति के सलामती की दुआ करती है और चांद को देखकर अपना व्रत खोलती है। दूसरी तरफ रिया महंगी साड़ी और आभूषण पहनकर घर में अकेले बैठे अपने पति को फोन करती है। अरे तुम पागल हो क्या? जब देखो बस फोन पे फोन करी जा रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ?
वो चांद निकल आया है, मैं आपके लिए व्रत कर रही थी। राजीव रिया की बात सुने बिना ही फोन काट देता है। आज रिया बहुत दुखी और उदास बैठी थी। चलो ना, दीदी और जीजा जी के घर मिलकर आते हैं, साथ में उन्हें ये व्रत की थाली भी दे दूंगी। हाँ हाँ चलो पायल, इस बहाने मैं राजीव जी से भी मिल लूंगा। पायल सुहागी का कुछ सामान लेकर रिया के घर जाती है और वो देखती है कि रिया घर में अकेले बैठी थी। अरे वाह दीदी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ये क्या, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ, जीजा जी अभी तक नहीं आए क्या? हाँ पायल, अभी राजीव जी नहीं आए हैं और उनको तो याद भी नहीं है कि मैंने उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा है। सुमित अपने फोन से राजीव जी को फोन करता है और उन्हें व्रत के बारे में बताता है। अरे माफ करना, मुझे याद नहीं था, मैं सुबह जल्द ही पहुंच जाऊंगा। उसके बाद रिया फोन पर ही राजीव को देखकर अपना व्रत खोलती है। उसके बाद पायल अपने पति के साथ अपने घर आती है। अब रिया को समझ आ जाता है कि पैसे होना ही सब कुछ नहीं, बल्कि पति का प्यार और उसका साथ सब कुछ है।